दिस इज अविनाश और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे जहां पर हम क्या करते हैं फिजिक्स और उससे रिलेटेड बातें सीखते हैं। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। अब ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक और लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ग्लास लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो जो इंसिडेंट एंगल होता है और जो इमर्जेंस एंगल होता है दोनों के वैल्यूज क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब वहां पर अगर आपने उस डायग्राम में अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक्चुअल रे और वो जो इमर्जेंट रे होता है उनके बीच में कुछ गैप होता है, कुछ सेपरेशन होता है। उस गैप या उस सेपरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट। अब इस लैटरल शिफ्ट का डेरिवेशन ना पहले एनसीईआरटी बुक में गिवन था। पहले जब जमाना कुछ पहले था, कोरोना से पहले का जो काल था, उस समय क्या था, एनसीईआरटी बुक में इस लैटरल शिफ्ट का डेरिवेशन गिवन था। अब एनसीईआरटी बुक ने इस लैटरल शिफ्ट के डेरिवेशन को इस बार के सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वो हट चुका है, लेकिन फिर भी आपको ये जो फॉर्मूला एंड रिजल्ट जो मैं आपको डिराइव करके दूंगा वो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप बोर्ड्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो आप ये स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो आपको ये डेरिवेशन तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको सिर्फ एंड रिजल्ट याद रखना पड़ेगा और मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एनसीईआरटी बुक के, नहीं एनसीईआरटी बुक में तो है नहीं, ये डिलीट हो चुका है। तो मैं आपको एक स्लाइड पर ले चलता हूँ जहां पर मैंने रिफ्रैक्शन का पैटर्न बनाकर शायद पहले से रखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने एक स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। इस स्क्रीन में मैंने क्या किया है, यहां पर हम, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मेरे को अच्छा लगता है कभी कभी थोड़ा बड़ा दिखूं, अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा इंसिडेंट होता है कि लोग मुझे आइडेंटिफाई नहीं करते कि मैं टीचर हूं, कोई बात नहीं, किसी दिन वो मेरे को आइडेंटिफाई जरूर करेंगे कि ये भी एक टीचर है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये ना, ये इंसिडेंट रे है, लिखने के लिए हम काले पेन को यूज कर लेते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है ई। हमने अभी देख लिया था कि आई और ई का वैल्यू सेम होता है। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था ये जो परपेंडिकुलर गैप है इमर्जेंट रे और एक्चुअल रे के बीच का, ये जो परपेंडिकुलर गैप है ना, इस परपेंडिकुलर गैप को ही हम क्या बोलते हैं, इस परपेंडिकुलर गैप को ही लैटरल शिफ्ट कहते हैं। और हमें क्या करना है, इस लैटरल शिफ्ट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लैटरल शिफ्ट डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, आप चाहो तो सिर्फ एंड रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, अब लैटरल शिफ्ट फाइंड आउट करने के लिए ना मैं दो ट्राइंगल्स का हेल्प लूंगा। तो पहला ट्राइंगल कौन सा है, पहला ट्राइंगल मैं अगर कंप्लीट करूं तो पहला ट्राइंगल मुझे ये चाहिए, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल सर जी। पहला जो ट्राइंगल है वो ये वाला ट्राइंगल है सर जी, ये वाला ट्राइंगल पहला ट्राइंगल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा जो अपने को ट्राइंगल चाहिए सर जी, ठीक है सर जी और मैडम जी, जो दूसरा ट्राइंगल अपने को चाहिए वो ट्राइंगल होगा ये। ठीक है, तो मैं इनके नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, नाम लिख देता हूँ तो थोड़ा कम परेशानी होगा आपको। अब नॉमेनक्लेचर अगर इनका नाम लिखा जाए, मान लिया जाए दिस इज एम, दिस इज एम, दिस इज एन, दिस इज ओ, दिस इज पी। अब लैटरल शिफ्ट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब हमें ओ से पी का लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि देखो अगर ये पूरा एंगल आई था ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता, ये रिफ्रैक्टेड रे था पहले रिफ्रैक्शन के बाद, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होता। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ऑल्टरनेट पेयर्स। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये आर होगा तो ये भी आर होगा। और ये बचा हुआ एंगल, इसमें ये जो बचा हुआ एंगल है सर वो होगा आई माइनस आर का। अब अगर मैं बात करूं ट्राइंगल एम एन ओ, इन ट्राइंगल एम एन ओ, इन ट्राइंगल एम एन ओ, ठीक है, इन ट्राइंगल एम एन ओ अगर मैं बात करूं तो एम एन ओ ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये जो लैटरल शिफ्ट हम फाइंड आउट करेंगे ना, ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थिकनेस के टर्म्स में अपने को इस लैटरल शिफ्ट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो एमएनओ ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं लिखूं कॉस आर का वैल्यू, अब बोलोगे सर आप कॉस आर क्यों लिख रहे हो, कुछ और क्यों नहीं लिख रहे, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि डेरिवेशंस करने के लिए ना कुछ स्टेप्स आपको याद रखने होते हैं, नहीं तो आप क्या करोगे, अगर आप ये स्टेप्स याद नहीं रखोगे तो आपको पहुंचना होगा चांद पर, आप पहुंच जाओगे प्लूटो पर, ठीक है, जो पहले ही खो चुका है, आप वहां पहुंच जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप इधर उधर कहीं पर पहुंचो, तो जो स्टेप्स होते हैं डेरिवेशंस के वो याद रखने पड़ते हैं।
तो कॉस ऑफ आर का वैल्यू अगर मैं MNO ट्राइंगल में लिखूंगा तो कॉस ऑफ आर का मतलब हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बेस कितना है सर जी, तो बेस इसका थिकनेस था टी, बेस इसका थिकनेस है टी, डिवाइडेड बाय MO, डिवाइडेड बाय MO। इसका मतलब ये जो MO है मो, ये MO मो जो है इसका वैल्यू हो जाएगा T डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर। ये हम इस तरह से क्या करेंगे, MO का वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो MO का वैल्यू आया है ना उसको हम दूसरे वाले ट्राइंगल में यूज करने वाले हैं। तो दूसरा ट्राइंगल मैंने कौन सा मेंशन किया है, ये जो लाल पीला मैंने किया है यहाँ पे, सॉरी लाल पीला नहीं है, ये जो हरा नीला मैंने किया है, हम पर ये किसने हरा रंग डाला, ये जो हमने किया है ना उसको हम देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल MOP, मॉप ट्राइंगल, इन ट्राइंगल MOP, अब इतना मैथमेटिक्स आ रहा था ना, वो भी 9th-10th का मैथमेटिक्स आता था डेरिवेशन में, इसलिए शायद वो जो CBSE वाले हैं उन्होंने ये हटा दिया। तो इन ट्राइंगल MOP अगर मैं बात करूं तो MOP ट्राइंगल में मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ I माइनस आर, मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ I माइनस आर। अब साइन का मतलब होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब देखो ये अगर यहां से ये परपेंडिकुलर गैप है तो ये 90 डिग्री होगा, तो एंगल के ऑपोजिट इसका परपेंडिकुलर होता है और एंगल 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होता है। ठीक है, तो अगर मैं MOP ट्राइंगल में साइन I माइनस आर का वैल्यू लिखूं तो साइन I माइनस आर हो जाएगा OP, जो मुझे कैलकुलेट करना है, OP भैया मुझे कैलकुलेट करना है। और MO का वैल्यू इज, MO लिख देते हैं अभी तो यहाँ पर MO। अब इसको अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करें, बस इतना ही करना था, अगर आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लोगे तो साइन ऑफ I माइनस आर इज इक्वल टू OP, द वैल्यू ऑफ OP, तो ये फाइंड आउट करना है, लैटरल शिफ्ट है। और MO के प्लेस में हम क्या कर देते हैं, MO के प्लेस में लिख दो T डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आर, T डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आर। थोड़ा बहुत कलाकारी यहाँ पर अगर आप अपना दिखाओगे तो यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ OP एज T डिवाइडेड बाई कॉस आर इंटू साइन I minus R. You can write this value T divided by cos R into sin I minus R. तो this will be the value of lateral shift जो हमें कैलकुलेट करना था। अब बहुत ही आसान, देखो तुम डेरिवेशन याद रखना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, डेरिवेशन कोई तुमसे नहीं पूछने वाला क्योंकि एनसीईआरटी बुक में है नहीं। हाँ, ये इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आ सकते हैं कि फाइंड द लैटरल शिफ्ट। मैं एक सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व, देखो इसके आगे भी वो कुछ लोग क्या करते हैं, आई को आर को आई के टर्म्स में रिप्लेस करके वो म्यू के टर्म्स में एक फॉर्मूला बना देते हैं। तुम बेकार का मत करना, जब भी अगर लैटरल शिफ्ट पूछे ना तो एक तो ये जानते हो ना और एक स्नेल्स लॉ जानते हैं, तो इसको और स्नेल्स लॉ को यूज करके सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना और आंसर फाइंड आउट कर लेना। इधर उधर की बेकार की कैलकुलेशंस के चक्कर में मत पड़ना, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट अगर कर दोगे तो एक भारी भरकम सा फॉर्मूला बन के आएगा। इतना ज्यादा याद रखना भी सही नहीं होता, थोड़ा बहुत याद रखना सही होता है, थोड़ा बहुत समझना सही होता है। और जो स्टूडेंट इसका अमेलगम अच्छे से प्रिपेयर करता है, थोड़ा बहुत याद रख लिया, थोड़ा बहुत उसने समझ लिया, इस दोनों को मिला के अगर उसने कंसेप्ट पे यूज किया तो वो एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेगा, जो भी एग्जाम्स वो चाहता है। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी इसमें सॉल्व करते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल क्या है, तो वही मैं एक वैल्यू दे देता हूं आपको। मान लो क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि एक ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब का थिकनेस उन्होंने बता दिया, भाई साहब कितना थिकनेस है ग्लास स्लैब का, तो उन्होंने बोल दिया कि ले लो भैया, ग्लास स्लैब जो था उसका थिकनेस है 20 सेंटीमीटर और ये जो स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया गया है, इसका म्यू का वैल्यू बता दिया गया √3, ठीक है, √3 का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बता दिया गया है, ठीक है। इसमें एक रे ऑफ लाइट क्या कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, इसमें एक रे ऑफ लाइट हमने क्या करा दिया, इंसिडेंट कराया, तो ये आया हमारा रे ऑफ लाइट। अब ये जो रे ऑफ लाइट आया है ना, तो इन्होंने थोड़ा क्या बोलूं, थोड़ा कलाकारी करने की कोशिश की थी क्वेश्चन वालों ने। क्वेश्चन वालों ने क्या सोचा कि बच्चों को भ्रमित करते हैं। कैसे भ्रमित करते हैं, तो भ्रमित करने का भी मैं उपाय बताऊंगा कैसे उन्होंने भ्रमित करने का सोचा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एंगल बताइए, कौन सा एंगल, बस इन्होंने ये बोल दिया कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, इसके आगे वो कुछ नहीं बताएंगे, रे ऑफ लाइट ऐसे आया और ये एंगल को उन्होंने 30 डिग्री का वैल्यू बता दिया, 30 डिग्री एंगल है। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अगर ये डायग्राम गिवन है तो गिवन डायग्राम के लिए लैटरल शिफ्ट का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड आउट करो। अब तुम बोलोगे ठीक है सर, बहुत ही आसान है। अब लैटरल शिफ्ट का जो फॉर्मूला था LS, लैटरल शिफ्ट का जो फॉर्मूला था वो था T डिवाइडेड बाई कॉस आर
और साइन में मल्टीप्लाई करना है अपने को i माइनस आर। तो देखो ये फॉर्मूला में अगर मुझे वैल्यूज पुट करके अगर लैटरल शिफ्ट कैलकुलेट करना है तो मेरे पास p होना चाहिए, मेरे पास r होना चाहिए, मेरे पास i होना चाहिए, ये तीन वैल्यूज होने चाहिए। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है क्या 30 डिग्री होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री नहीं है। हमेशा याद रखेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्वेश्चन में गिवन है उसका वैल्यू होगा 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे सर कॉस आर तो वैल्यू पता नहीं है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? थिकनेस पता है क्या? बिल्कुल पता है, थिकनेस कितना था 20 सेंटीमीटर का थिकनेस है। कॉस आर का वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो अब क्या करेंगे सर, ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे। बस क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास आई का वैल्यू अवेलेबल है, मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगा के आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर लोगे। तो अगर मैं बोलूं कि फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यहां पर अगर रिफ्रैक्शन हुआ तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, अगर पहला रिफ्रैक्शन इस वाले पॉइंट पर होगा, इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, जो यहां पर बनने वाला था साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। लाइट √3 वाले मीडियम में बाद में एंटर करता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, कुछ नहीं मेंशन, मतलब वो एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू √3 से भैया √3 गायब हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो साइन ऑफ आर का वैल्यू जो आ रहा है वो आ जाएगा हाफ। एक बार अगर तुम्हें साइन ऑफ आर का वैल्यू मिल गया, ठीक है, एक बार तुम्हें अगर साइन ऑफ आर का वैल्यू मिल गया और वो हाफ आ रहा है, तो तुम अपने बेसिक नॉलेज से ये नहीं बता सकते क्या कि सर जरूर आर का वैल्यू 30 डिग्री रहा होगा, आर का वैल्यू 30 डिग्री रहा होगा तभी क्या होगा, साइन आर का वैल्यू हाफ आ रहा है। अब जो मैथमेटिक्स वाले होंगे वो यहाँ पे बोलेंगे सर साइन ऑफ आर अगर हाफ है तो वो 30 क्यों होगा, और भी तो एंगल हो सकते हैं भाई साहब। लेकिन अगर तुम डायग्राम सोचोगे, तुम अगर रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो इंसिडेंस एंगल से कम हो जाएगा? हो ही नहीं सकता ना। इसलिए हमें आंसर क्या रखना पड़ेगा, 30 डिग्री रखना पड़ेगा। अगर किसी मन में 210 और ये सब वगैरह वगैरह ख्याल आ रहे हैं तो वो ख्याल को वहीं पर रोक देंगे। अब जैसे ही अपने को आर का वैल्यू मिल गया, अपने को आर का वैल्यू मिल गया, सर आई का वैल्यू भी पता है, टी भी पता है, तो सब कुछ अगर पता है तो चुपचाप से क्या करना है, वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लैटरल शिफ्ट आने वाला है एलएस, जो लैटरल शिफ्ट आएगा, टी कितना था 20 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आर मतलब कॉस ऑफ 30 इंटू साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर का मतलब हो जाएगा, सॉरी साइन ऑफ आई माइनस आर, आई हमारे पास है 60 डिग्री का, आर हमारे पास है 30 डिग्री का, तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30। तो लैटरल शिफ्ट अगर देखोगे ना, एलएस लैटरल शिफ्ट जो है वो 20 इंटू tan 30 आने वाला है। अब tan 30 भैया 1/√3 होता है भैया, तो लैटरल शिफ्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैटरल शिफ्ट हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई √3 सेंटीमीटर्स में। ठीक है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो किलोमीटर्स मिलीमीटर्स लाइट ईयर में आंसर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इतना ज्यादा लैटरल शिफ्ट होता नहीं है। तो ये अपना आंसर होगा। तो मैंने आपको इस वाले वीडियो में लैटरल शिफ्ट क्या होता है ये बताने की कोशिश की, कैसे कैलकुलेट करना है ये बताने की कोशिश की। अब ये जो डेरिवेशन है वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो याद करके रख सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ दो। हाँ लेकिन भैया ये फॉर्मूला जरूर याद करके रख लेना, और इस पे बेस्ड एक सिंपल न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, चलिए।